हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th होम साइंस का सेकेंड चैप्टर जो हम लोगों ने कर लिया था। तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था इसमें देख लेते हैं। हम लोग ने आय पढ़ ली थी, व्यय पढ़ लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बचत पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों की ये सेकेंड चैप्टर की जो बचत टॉपिक है इसकी क्लास होने वाली है। तो इसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे और चेक कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानेंगे। पासबुक और चेकबुक में अंतर क्या होता है ये भी जानेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है वो सब इसमें डाला जा रहा है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है आपको मिलेगा इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं बचत का अर्थ क्या होता है। बचत क्या होती है, तो बचत को जान लेते हैं कि बचत होती क्या है आखिरकार। तो समझते हैं बचत को। भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप संचित धनराशि को बचत कहते हैं। मतलब भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से, भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान समय में जो हम अपने आय में, और आय हमारी जो है, तो हम उसमें जो व्यय कर रहे हैं, उसमें जो खर्च कर रहे हैं, उसमें जो कटौती कर रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप जो धनराशि शेष बच जाती है, व्यय में कटौती करने के पश्चात शेष बची हुई धनराशि को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप बची शेष धनराशि को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। और ये कथन किसका है, ये कथन है वर्गीय के अनुसार। ये किसने दिया है, वर्गीय ने दिया है। दूसरी तरीके से समझते हैं, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने के पश्चात जो धन बचाया जाता है उसे बचत कहते हैं। मतलब अपने परिवार की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने के पश्चात, एक माह की आय में व्यय करने के पश्चात जो भी धनराशि शेष बच जाती है उसको क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात, व्यय करने के पश्चात जो भी धनराशि शेष बच जाती है उसको क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। अब जानते हैं कि बचत के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बचत दो प्रकार की होती, ऐच्छिक बचत और अनिवार्य बचत। कौन सी होती, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक बचत वो होती है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जैसे व्यक्ति अपनी आय में से कुछ न कुछ अवश्य बचाता है, इस प्रकार की बचत ऐच्छिक बचत कही जाती है। मतलब व्यक्ति अपनी आय में से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ अपनी आय का जो भाग बचा लेता है वो ऐच्छिक बचत कहलाती है। अनिवार्य बचत क्या होती है, यह बचत अनिवार्य रूप से सरकारी कर्मचारियों से सरकार द्वारा कराई जाती है। जैसे कि अनिवार्य बचत जीपीएफ, जो जीपीएफ होता है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। तो जो भी सरकार के कर्मचारी होते हैं उनकी जो सैलरी या वेतन होता है उसमें हर माह से कुछ धनराशि जो है अनिवार्य रूप से कट जाती है। चाहे उस जो वो कर्मचारी चाहे या ना चाहे, उसकी जो वेतन है उसमें से कुछ भाग सरकार के द्वारा हर महीने अनिवार्य रूप से काट लिया जाता है। तो वो अनिवार्य बचत कहलाती है कि वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती। हम चाहे या ना चाहे हमारे वेतन से जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके जो वेतन से थोड़ा सा सैलरी का जो भाग होता है वो कट जाता है। तो वो क्या कहलाता है, अनिवार्य बचत कहलाता है, जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। तो ऐच्छिक और अनिवार्य समझ में आ गया। अब समझते हैं बचत के महत्व। बचत का महत्व क्या है कि क्यों हम लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, अपने परिवार के स्तर को समाज में ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए और समाज में प्रतिष्ठा सम्मान दिलाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है। और बचत करके ही व्यक्ति अपना जो परिवार का स्तर है उसको ऊंचा उठा सकता है और परिवार में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। आश्रितों का भरण पोषण, मतलब एक परिवार के व्यक्ति जिस पर आश्रित होते हैं उस आश्रित परिवार में सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए ही व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है। आकस्मिक आपत्तियों से मुक्त, मतलब आकस्मिक रूप से जो घटनाएं घटित हो जाती हैं, आकस्मिक रूप से कोई भी खर्च, कोई भी समस्या आके उत्पन्न हो जाती है, उन आकस्मिक आपत्तियों से निपटने के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है। सामाजिक महत्व को बनाए रखने के लिए, समाज की दृष्टि में अपने आप को एक दर्जा स्थान दिलाने के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है। तो ये सारी बचत के महत्व थे जो समझ में आ गए होंगे। अब समझते हैं बचत से लाभ क्या है, बचत क्यों करते हैं, बचत से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। तो
भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता करने के लिए, भविष्य में उत्पन्न होने वाले जो आकस्मिक संकट होते हैं उसमें सहायता करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, बचत करता है और बचत के रूप में धन को सुरक्षित रखता है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने में सहायता करता है। वृद्धावस्था में सुरक्षा, वृद्धावस्था में क्या करता है, जो बचत की हुई धनराशि होती है वो वृद्धावस्था में हमारे काम आती है, तो वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करती है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में और राष्ट्र के विकास में बचत क्या करती है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सब बचत के लाभ हैं। अब जानते हैं बचत विनियोग के साधन। जब हम बचत करेंगे तो बचत को कहाँ पे रखेंगे, कहाँ कहाँ हम उसको विनियोग के द्वारा रख सकते हैं, संचित कर सकते हैं, जहाँ पर रखने से हमें क्या हो और लाभ हो, उस पर हमें ब्याज मिले। तो ये सब चीज़ जानते हैं। ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हम बचत को विनियोग करने की सुविधा प्रदान करती हैं। तो पहला है राष्ट्रीयकृत तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक और उनकी योजनाओं के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। मतलब जो राष्ट्रीय बैंक है और गैर राष्ट्रीयकृत जो नेशनल जो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, दोनों बैंकों में जो बचत की योजनाएं दी जाती हैं और जो बैंक है वो बचत सुरक्षित करने के लिए एक विनियोग का साधन है। डाक खाना और डाक खाने की जो बचत योजनाएं हैं, डाक खाने में भी क्या होता है, आपका खाता खुलता है और वहाँ पर भी बचत संबंधी बहुत सी योजनाएं होती है, जिससे जो व्यक्ति होते हैं वहाँ पर अपनी बचत को कर सकते हैं। और विनियोग का साधन वो भी एक भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, व्यक्ति बचत कर सकता है और अपनी जो धनराशि है वो एक निश्चित समय के लिए जमा करा सकता है। सरकारी भविष्य निधि योजना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको यूटीआई भी बोला जाता है। तो इन सब के माध्यम से बचत विनियोग किया जा सकता है। ये सब बचत विनियोग के साधन के अंतर्गत आते हैं। अब समझते हैं बैंक में विभिन्न प्रकार के खाते जो खोले जाते हैं, तो उनको समझते हैं कि कौन कौन से बैंक में खाते खोले जा सकते हैं, किस किस खाते में हम क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, और कौन कौन से खाते होते हैं जो हमें ब्याज प्रदान करते हैं। तो ये भी सब जानेंगे। तो जानते हैं, पहला होता है चालू खाता। चालू खाता कौन सा होता है, इसको करंट अकाउंट भी बोला जाता है और इस खाते में केवल चेक द्वारा धन निकाला जा सकता है। तो चेक द्वारा धन निकाला जा सकता है और ये खाता मुख्य रूप से किसके लिए होता है, तो जो चालू खाता है वो मुख्य रूप से व्यवसायियों के लिए होता है। इस खाते में आपको जो धनराशि आप जमा करेंगे उस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। इस खाते को व्यवसायी जो है वो इस खाते को खोलते हैं, चालू खाता, और इस खाते में से दिन में कई बार धनराशि निकाली जा सकती है और इसका आपको कोई भी जो शुल्क है वो नहीं देना पड़ता है। तो चालू खाता कौन सा होता है, मुख्य रूप से व्यवसायियों के लिए होता है और इस खाते में केवल चेक द्वारा ही धन निकाला जा सकता है, पासबुक के द्वारा धन नहीं निकाला जा सकता। इस खाते में किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। बचत खाता, इसको सेविंग अकाउंट भी बोला जाता है। एक माह में अधिक से अधिक जो बचत खाता होता है उसमें एक माह से अधिक आप कितनी बार, 5 बार धन निकाल सकते हैं। मतलब एक माह में आप अधिक से अधिक बार 5 बार धन निकाल सकते हैं और उसका आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप छठवीं बार आप पैसा निकालेंगे तो आपको उस छठवीं बार पैसा निकालने का चार्ज देना पड़ेगा और चार्ज कटता है। बचत खाते में 3 से 4% की दर से ब्याज मिलता है। जो बचत खाता है उसमें आपको आपकी धनराशि पे ब्याज भी दिया जाता है। अब समझते हैं कि जो चालू खाता और बचत खाता है उसमें अंतर क्या होता है, तो अंतर भी जान लेते हैं। बचत खाता व्यक्तिगत रूप से विनियोग की सुविधा प्रदान करता है। बचत खाता व्यक्तिगत रूप से खोला जाता है, मतलब हर व्यक्ति क्या करता है, अपना पर्सनल बचत खाता खोल सकता है और उसमें अपना धन विनियोग कर सकता है। चालू खाता व्यापारिक लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराता है। चालू खाता क्या किस लिए खोला जाता है, तो व्यापारिक लेन देन की सुविधा के लिए आप चालू खाता खोल सकते हैं। इसमें कई बार आप धन निकाल सकते हैं लेकिन इसका कोई भी चार्ज नहीं पड़ता। धन किससे निकालेंगे, तो आप चेक बुक के माध्यम से धन निकालेंगे। बचत खाते में जमा धनराशि पर ब्याज दिया जाता है और चालू खाते में जो जमा धनराशि होती है इसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। तो ये अंतर था छोटा सा। अब समझते हैं निश्चित अवधि जमा खाता कौन सा होता है, तो फिक्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट जो होता है उसको कैसा होता है और उसमें किस प्रकार धन निकाला जाएगा। तो इस खाते में धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। मतलब जो निश्चित अवधि जमा खाता है उसमें जो धन जमा करने की निश्चित अवधि होती है वो आप निश्चित अवधि 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी आप जितने भी साल के लिए धन जमा करना चाहते हैं उसको जमा कर सकते हैं। लेकिन वो अवधि निश्चित होती है और पैसा एक बार में ही क्या होता है, 5 साल के लिए जमा करना चाहते हैं तो जितना जमा करना चाहते हैं वो एक बार में ही आप 5 साल के लिए पैसा वो जमा कर देंगे, फिक्स कर देंगे। इसमें ब्याज की दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है और ये जो खाता होता है इसमें आपको ब्याज भी अधिक मिलता है। अब समझते हैं जनता जमा खाता कौन सा होता है, तो जनता जमा खाता कौन सा होता है,
ये खाता जो भी व्यक्ति खोलना चाहता है तो बैंक उसको क्या देता है, अपना ताला लगाकर एक डिब्बा देता है। अगर आप जनता जमा खाता खोलना चाहते हैं तो बैंक में खोलना चाहते हैं तो बैंक आपको क्या देगा, एक डिब्बा देगा, वो भी ताला लगा के, जिसमें रुपए पैसे डालने के लिए एक लंबा कटाव खुला रहता है। मतलब जो बॉक्स होगा उसमें बीच में क्या होगा, एक ऐसी दराज सी होती है, इसी से आप उस बॉक्स में क्या करेंगे, ऐसे बना होता है, इसी से आप उसमें पैसे डाल देंगे। और बैंक का कोई कर्मचारी प्रति माह मतलब एक माह में आएगा और उस बॉक्स में से जितना पैसा आप डालेंगे उसको निकाल के आपके बैंक खाते में जाके जमा कर देगा। तो ये जनता जमा खाता कहलाता है, जिसमें आपको बैंक एक बॉक्स देता है। और गृह बचत खाता, तो गृह बचत खाता विशेष जो सेम जनता जमा खाता के तरीके है, इसमें भी आपको बैंक के द्वारा एक डिब्बा ताला लगा कर दिया जाता है और उसमें बीच में एक दराज सी होती है, उसी से आप अपने घर में रख के उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। और जो बैंक का कर्मचारी होता है वो माह में एक बार आके आपके धन को उसमें से निकाल कर ले जाएगा और अपने आपके जो अकाउंट है उसमें डाल देगा। लेकिन जो गृह बचत खाता होता है वो बच्चों के लिए विशेषकर होता है। किसके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं संचयी सावधिक जमा योजना क्या है। संचयी सावधिक जमा योजना, तो इसमें उन व्यक्तियों को लाभ होता है जो इकट्ठा रुपया नहीं बचा सकते। मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, अभी हम लोगों ने निश्चित अवधि जमा तो इसके थोड़ा सा मतलब इसके जैसा है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, निश्चित अवधि में जितना भी रुपया हमें जमा करना इकट्ठा हम लोग उतने साल के लिए जमा कर देंगे। मान लीजिए 1 साल के लिए मुझे 1 लाख रुपया जमा करना है तो 1 साल के लिए 1 लाख इकट्ठा जमा करेंगे। ठीक है, तो ये निश्चित अवधि जमा खाता हो गया। लेकिन जो आपका सावधिक जमा खाता है, ये संचयी सावधिक जमा खाता, इसमें अगर आपको पैसा जमा करना है लेकिन आप 1 लाख इकट्ठा नहीं जमा करना चाहते, 1 साल के लिए जमा करेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे। 1 साल के लिए फिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा, 1 साल ही अवधि होगी लेकिन थोड़ा थोड़ा। इसमें उन व्यक्तियों को लाभ होता है जो इकट्ठा रुपया नहीं जमा कर सकते। 1 लाख इकट्ठा नहीं जमा कर सकते ना, लेकिन कुछ कुछ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 साल तक जमा कर सकते हैं। इसमें प्रतिमाह एक निश्चित राशि 5 रुपये से लेकर 500 तक जमा करनी पड़ती है। आप उसकी एक धनराशि निश्चित कर लेंगे, 5 से 500 रुपये तक होती है, तो वो धनराशि हर माह आपको जमा करनी होगी 1 साल तक। 1 साल तक आपने खाता खुलवाया है ना ये वाला, तो 1 साल तक जमा करनी होगी। निश्चित समय के पश्चात के समाप्त होने पर बैंक जमा राशि ब्याज सहित वापस कर देगा। और जब आपका वो निश्चित अवधि पूरा हो जाएगी तो बैंक आपके द्वारा जमा की गई धनराशि और उस पर जो ब्याज बनेगा वो समस्त ब्याज और धनराशि आपको वापस कर देगा। कब, जब वो समय सीमा समाप्त हो जाएगी, जितनी अवधि के लिए आपने वो खाता खोला है। तो ये रहा संचयी सावधिक जमा योजना। अब हम लोग जानते हैं पासबुक और चेकबुक के अंतर क्या होता है। पासबुक कैसी होती है, चेकबुक कैसी होती है। तो पासबुक प्रत्येक खातेदार को दी जाती है। पासबुक क्या होती है, प्रत्येक खातेदार को दी जाती है। मतलब प्रत्येक खातेदार को जो है पासबुक दी जाती है। अगर आपने बैंक में अपना खाता खोला है तो आपको बैंक के द्वारा एक पासबुक दी जाती है। लेकिन निर्धारित जो चेकबुक है वो निर्धारित धनराशि खाते में रखने वाले खातेदार को दी जाती है। लेकिन जो चेकबुक है, एक धनराशि निश्चित होती है कि इतनी धनराशि पे आपको चेकबुक प्रदान की जाएगी। तो जो चेकबुक होती है वो निश्चित धनराशि जब आपके खाते में होगी, जितनी धनराशि पे आपको चेकबुक मिल सकती है, जब उतनी धनराशि आपके खाते में होगी तभी आपको चेकबुक दी जाएगी। लेकिन पासबुक क्या है, जीरो बैलेंस वाले व्यक्ति को भी खाते में अगर उसके जीरो बैलेंस से कुछ भी पैसा नहीं तब भी उसको पासबुक दी जाएगी। लेकिन चेकबुक एक निश्चित धनराशि पे दी जाएगी। अगर जो धनराशि निश्चित की गई चेकबुक देने के लिए उतनी आपके खाते में है तभी आपको चेकबुक दी जाएगी। दूसरा है, तो पासबुक खो जाने पर निश्चित मूल्य देकर दोबारा बनवानी पड़ती है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपकी पासबुक खो गई है, आपके खाते की जो पासबुक है वो खो गई है, तो आपको दोबारा से एक निश्चित धनराशि देकर दोबारा से बैंक में जाके पासबुक बनवानी पड़ेगी। लेकिन निर्धारित राशि से कम होने पर आपको जो चेक बुक है वो नहीं दी जाती। जो निर्धारित राशि आपके खाते में है, अगर आपको चेक बुक चाहिए, अगर निर्धारित धनराशि आपके खाते में उससे कम है तो आप जो है बैंक से चेक बुक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपको बैंक के द्वारा चेक बुक नहीं दी जाएगी। धन निकालते समय कार्य जो फॉर्म है वो खुद करना पड़ता है, पासबुक जमा करना पड़ता है। अगर आप बैंक से धन निकालना चाहते हैं तो पासबुक जो है आपको वहाँ बैंक में जमा करनी पड़ेगी। साथ ही आपको एक फॉर्म होता है, विड्रॉल फॉर्म होता है, उसको भर के जितने भी पैसे निकालने हैं उसमें लिख दिया जाता है और पासबुक के साथ वो वहाँ बैंक में जमा कर दी जाती है। तब बैंक का जो भी कर्मचारी होता है वो आपको आपका पासबुक और वो सब चेक करके आपको धनराशि दे देता है।
चेक बुक धन निकालने पर जमा नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो चेक बुक है वो आपको पूरी चेक बुक क्या है धन निकालते समय जमा नहीं करनी पड़ती। जितनी भी धनराशि का चेक काटना होता है आप काट देते हैं, जो भी चेक बनाना है वो बना दीजिए और केवल वो चेक फाड़ के आपको उस व्यक्ति को देना है जिसके नाम पे चेक है। तो बस केवल चेक देना पड़ता है, चेक बुक देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पासबुक में समय समय पर एंट्री करानी पड़ती है। पासबुक में क्या है, अगर आपके खाते में कितनी धनराशि है, कितनी निकाल ली गई है, कितनी थी और कितनी शेष बची है, इस सब की एंट्री आपको पासबुक में करानी पड़ती है समय समय पर। लेकिन चेकबुक में एंट्री कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, चेकबुक में ऐसा कोई भी विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये रहा आपका चेकबुक और पासबुक में अंतर। ये पूरा चेकबुक और पासबुक में अंतर था। अगर आएगा तो आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही समझ आ गया हो, अच्छे से समझ आ गया हो गया। अब समझते हैं चेक के प्रकार। चेक कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो टोटल चेक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है वाहक चेक, दूसरा होता है आदेश चेक, तीसरा होता है रेखांकित चेक, चौथा होता है गिफ्ट चेक और पांचवा होता है यात्री चेक। वाहक चेक कौन सा होता है इसको जानते हैं। तो वाहक चेक को बेरर चेक भी कहते हैं और ये चेक सबसे असुरक्षित चेक होता है। ये सबसे पहले जान लीजिए। जो वाहक चेक होता है उसको बेरर चेक भी बोला जाता है और ये चेक सबसे असुरक्षित चेक होता है। इसमें केवल इस चेक में आपको केवल अगर जिस भी व्यक्ति के नाम देना है, जितनी भी धनराशि देनी है, तो उसमें केवल धनराशि बात भरी जाती है और खातेदार के हस्ताक्षर, मतलब जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसके हस्ताक्षर होंगे। और जिस भी व्यक्ति को देना है, अगर आपको सामने वाले को देना है तो आप उसको दे दीजिए और वो जाके बैंक में से पैसा निकाल सकता है। तो ये चेक असुरक्षित क्यों होता है? क्योंकि इस चेक को कोई भी ले जाके बैंक से पैसा निकाल सकता है और ये चेक खो जाने पर आपको धन की हानि भी होती है। क्योंकि इस चेक को ले जाके कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, पैसा निकाल सकता है। बैंक में जाएगा, वो चेक दे देगा बैंक को और बैंक जो कर्मचारी है वो आपको पैसा निकाल के दे देगा। तो ये चेक होता है बेरर चेक, इसको वाहक चेक और असुरक्षित चेक भी बोला जाता है। ये इतना समझ आ गया होगा। अब समझते हैं आदेश चेक कौन सा होता है। ऑर्डर चेक कौन सा होता है? तो इस चेक में वाहक शब्द काट कर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसको चेक रुपया देना होता है। मतलब जो आदेश चेक होता है उसमें मतलब चेक वाहक चेक ही होगा, इतना समझ लिए। जो चेक होता है एक ही होता है, उसमें अलग अलग तरह के डिफ्रेंसिएशन जो है वो कर दिए जाते हैं, तो वो चेक जो है बदल जाता है। तो अगर आपको ऑर्डर चेक देना है तो वाहक चेक जो होता है उसमें वाहक काट के उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जिस व्यक्ति को आपको चेक देना है। उसके बाद आप चेक का पूरी जो डिटेल होती है उसको भर दीजिए। चेक द्वारा रुपया देना होता है वही व्यक्ति बैंक में धनराशि प्राप्त कर सकता है जिसका नाम चेक पर लिखा होता है। और जिस व्यक्ति का नाम चेक पर लिख दिया जाएगा केवल वही व्यक्ति उस चेक को ले जाएगा और उसी व्यक्ति के हाथ से बैंक में उस चेक को लिया जाएगा। अन्य कोई भी व्यक्ति इस चेक को अगर बैंक में लिया जाएगा तो उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आदेश चेक कौन सा होता है? सुरक्षित चेक माना जाता है। सुरक्षित चेक कौन सा होता है? आदेश चेक माना जाता है। सबसे असुरक्षित कौन सा होता है? बेयरर चेक होता है। तो ये समझ में आ गया कि आदेश चेक में केवल इतना किया जाएगा कि वाहक शब्द काट के उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है जिस व्यक्ति को धनराशि देनी है और वही व्यक्ति केवल बैंक में जाएगा और पैसा निकाल पाएगा। बाकी अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से वो चेक बैंक के द्वारा नहीं लिया जाएगा, स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आज समझते हैं रेखांकित चेक किसे कहते हैं। तो रेखांकित चेक भी सुरक्षित चेक होता है। इसमें वाहक शब्द काट के चेक के बाईं तरफ 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और ओनली अकाउंट पेज लिख दिया जाता है। ओनली अकाउंट टू पेज लिख दिया जाता है। तो इस चेक में केवल धनराशि खाते से खाते में ट्रांसफर होती है। इस चेक में ऐसा चेक है जिसमें जो धनराशि है जिस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा, जिसको धनराशि दी जाएगी, तो हस्ताक्षर जो खातेदार होता है वो क्या करेगा, अपना हस्ताक्षर कर देगा, उस व्यक्ति का नाम लिख देगा और उसमें बाईं तरफ 2 समांतर रेखाएं खींच देगा। तो जब बाईं तरफ 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं तो ऐसा चेक होता है तो ये केवल अकाउंट टू अकाउंट पे होता है। मतलब उस व्यक्ति के खाते से धनराशि क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ऐसा चेक क्या कहलाएगा, रेखांकित चेक कहलाता है। उस चेक में जो रेखांकित चेक होता है उसके बाईं तरफ 2 समांतर रेखाएं तिरछी खींची हुई होती हैं, तो उस चेक को रेखांकित चेक कहा जाता है। और ये चेक केवल खाते से खाते में धनराशि को ट्रांसफर करवाने का कार्य करता है। इसमें हाथ में धनराशि नहीं दी जाती है।
गिफ्ट चेक क्या होता है? गिफ्ट चेक किसी शुभ अवसर पर दिया जाता है और इसकी धनराशि 11 रुपये से शुरू होती है। कितनी? 11 रुपये से शुरू होती है। और गिफ्ट चेक क्या होता है? किसी भी शुभ अवसर पर घर के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति को दिया जाता है। यात्री चेक क्या होता है? तो यात्री चेक ट्रैवलर चेक होता है, वो यात्रा के लिए उपयोगी होता है। इसमें जितने भी जो भी व्यक्ति यात्रा कर रहा है उसको यात्री चेक दिया जाता है और वो चेक केवल उसी यात्री के लिए उपयोगी होगा जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 5 चेक देख लिए हैं। चेक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो ये आप लोगों की आज क्लास है। इसके बाद का जो भी कंटेंट बच गया है वो हम लोग कल वाली क्लास में कवर करेंगे और कल ही आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हम लोग पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना पूरा थ्योरी क्लास जो है कवर करते हुए जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये क्लासें बिल्कुल फ्री मिल रही हैं और इतना बड़ा आपका चैप्टर होता है, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं जो आपके पॉइंट को समझाएंगी, आपके जो मेन टॉपिक है उनको समझाने वाली हैं, केवल हम लोग वही कर रहे हैं। पूरा बहुत लेंदी चैप्टर है उसको नहीं करेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको ही करेंगे। तो आप लोग चाहें तो ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। ये आप लोगों को नोट्स बिल्कुल ऐसे ही अगर चाहे तो बना सकते हैं क्लास को देख के, और ये आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।